Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि श्रीलंका जो है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इन्होंने बेसिकली एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो कंप्राइज किया हुआ है, बनाया हुआ है, एक फोरम बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने इस दफा जो है वो मॉरिशस को भी इंक्लूड किया है एज का चौथा मेंबर के तौर पे, जबकि बांग्लादेश और सीशेल्स जो है, सीशेल एक ईस्ट अफ्रीकन मुल्क है, उसको भी इन्होंने एज ए ऑब्जर्वर ग्रुप इंक्लूड किया। अब ये जो पांचवा बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल का एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन्होंने एस्टैब्लिश किया है, जिसमें जाहिर बात है कि ये वो कह रहे हैं कि जी जितने भी मैरी टाइम नेशंस हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और सिक्योरिटी के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो कोऑपरेशन है वो सारा इधर होगा। अच्छा, यहाँ पे चीजें हैं कि सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वो भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशंस जो हैं, वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है और वही सार्क के जो ममालिक हैं, देखें अभी फॉर एग्जांपल इस दफा बांग्लादेश को उन्होंने एज ए ऑब्जर्वर डाल लिया। मॉरिशस ठीक है, वो एक अफ्रीका, वो इंडियन ओशन का एक कंट्री है। सेशेल्स चले ठीक है, वो एक छोटा मुल्क है, लेकिन उसकी उन्होंने रेलिवेंस को बरकरार रखा हुआ है। सो इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया से, यानी कि साउथ एशिया से निकल के उसने अपने आप को प्योरली इंडो पैसिफिक में ले गया है। और पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि पाकिस्तान को पता ही नहीं उधर लोग क्या रहा है। अगर आप पाकिस्तान को, हम लड़ रहे हैं एट होम, हमारा सदर साहब बलूचिस्तान में जाते हैं, वहां दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं, एक हफ्ते में दूसरा दहशतगर्दी का हमला हो रहा है, हम दोबारा उस एक नई वेव ऑफ टेररिज्म या सेकंड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म कही जा रही है पाकिस्तान के अंदर। क्यों कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म थी वो थी जो पाकिस्तान ने दुनिया के साथ मिलकर अफगानिस्तान में, और उस वक्त अलकायदा, दाइश और ये सारा कुछ। अभी जो सेकंड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, ये तो बेसिकली पाकिस्तान एट होम लड़ रहा है, इंटरनली हम लड़ रहे हैं। अब इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, उन्होंने बेसिकली, ये जारी बात है, ही इज एन आर्किटेक्ट बिहाइंड ऑल दिस, कि किस तरह जो है वो रिलेशनशिप को, मैरीटाइम नेबर्स को किस तरह इकट्ठा करना है और चैलेंजेस को किस तरह करना है। और वो कह रहे हैं कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। और ये इस दफा की ये बात हो रही है कि इंडिया ने ये प्रपोज किया है कि जो कोस्ट गार्ड्स के जो हेड्स हैं उनका भी इस दफा इंटरेक्शन होना चाहिए, सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे नहीं होना चाहिए। और नारकोटिक्स के हवाले से कोऑपरेशन, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, इंडिया कहता है उनका बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, नारकोटिक्स सबका मसला है, पाकिस्तान का मसला है, लेकिन पाकिस्तान में ड्यूरिंग, आपको पता है, कोल्ड वॉर, जब पाकिस्तान उस वक्त अफगानिस्तान के हम बने हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ड्रग कल्चर और क्लैशनकोफ कल्चर तो हमारे यहाँ सरेआम हो गया। अभी रिसेंटली अगर आपको याद होगा कि इंडिया की एक पोर्ट ने ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शिप्स थी उनको मेरा ख्याल है बैन कर दी, पाबंदी लगा दी कि वो नहीं आ सकते। एंड द रीजन बिहाइंड वाज कि गुजरात में कोई आई थिंक $2 बिलियन के अराउंड या $1 बिलियन के अराउंड जो है वो कोई ड्रग्स जो थी, वो आई थिंक ईरान से एक जहाज चला था जो उसने वहां पे लैंड किया, थ्रू जो है वो पोर्ट वहां पहुंचा था। अब ये वो कह रहे हैं कि ये सारा ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम है, फिर साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, इन सब को ठीक करना को डील करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें यह है कि ये पांचवा बेसिकली जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव था, इससे पहले इसका नाम था ट्राइलैटरल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। ये पहले ये कहलाता था, अब इन्होंने इसको नाम बदल के, जारी बात है, उसको इसमें ले गए हैं। और ये बेसिकली इंडिया, श्रीलंका, जिस तरह मैंने मालदीव आपको बताया, ये इस चीज को देख रहे थे, लेकिन अभी इसकी मेंबरशिप एक्सपैंड कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ इंडिया जो है बड़ा खूबसूरती से क्वाड के अंदर अपनी एक ग्रेट पावर्स के साथ अपने आप को सिंक कर रहा है, वहां से इंडिया जो है अपनी एक रीजनल जो अप्रोच है उसको भी ले रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो चाइना है वो अपनी एक रीजनल सिग्निफिकेंस, जो इंडिया का बैकयार्ड है, उस पर वो सारे के सारा फोकस कर रहा है। तो अभी रिसेंटली जैसे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी जो है वो भी श्रीलंका का विजिट करके गए हैं, और अभी तक अमेरिकन ने और इंडियंस ने एक बड़ा
चाइना का नेगेटिव इमेज डेवलप करने में काफी रोल अदा किया है, और वो बिकॉज ऑफ द लोन्स जो कि वो देते हैं, फिर वो जो डेवलपमेंट करते हैं उसको फिर वापस पैसा करना पड़ता है, और फिर वो पोर्ट पे जैसे उन्होंने जो राइट्स ले लिए हैं, तो इस तरह की चीजें जो है वो काफी ज्यादा चाइनीज को नेगेटिव इमेज जो है वो जहां जहां पे, लेकिन हुकूमतें खामोश रहती हैं, हुकूमतें कुछ नहीं बोलती, लेकिन पब्लिक लेवल पे चाइना के नेगेटिव इमेज क्रिएट करने में इंडिया एंड अमेरिका एंड वेस्ट बड़ा काफी हद तक कामयाब हुआ है। और इसमें पाकिस्तान के अंदर भी ये मामलात हैं कि यहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो खामोश रहती हैं, लेकिन जो नीचे लेवल पे मीडिया वो हल्का फुल्का बोलता रहता है। अब जो मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जिस तरह के दोस्तों मैंने इसको रेज किया है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं है कि ये कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग क्या है, ना हमारी सरकार को पता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब तो जलसा जलसा जुलूस जुलूस गली गली खेल रहे हैं इस वक्त। वो तो सिंध से लेके वो एक जो है वो अपर सिंध से लेके जो है वो लोअर सिंध तक वो पहुंच रहे थे, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो है वो इस्लामाबाद मार्च कर रही है इमरान खान साहब के खिलाफ। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, और एक इस वक्त इमरान खान साहब के कहा जा रहा है कि शायद ये इमरान खान साहब का आखिरी महीना है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो ये हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। लेकिन उधर देखें कि आपने इंडिया ने किस तरह अपने आप को विद स्टेबल पॉलिटिकल पावर, देखिए नरेंद्र मोदी साहब जो हैं अभी जिस तरह ये बातें चल रही हैं कि यूपी में और इलाकों में भी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, और पर्टिकुलरली अगर वो यूपी को समझा जाता है कि जी वहां से अगर आप इलेक्शन जीते हैं दैट इज नोन एज ए सेमीफाइनल्स, बिकॉज जो लोकसभा की सीट्स हैं उसमें से 80 तो यूपी की सीट्स हैं लोकसभा में। तो दैट गिव्स बेसिकली सिग्नलिंग कि 2023 में जो है वो या 24 में नरेंद्र मोदी साहब वापस पावर में आएंगे। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये दैट गिव्स इंडिया अ स्टेबल फॉरेन पॉलिसी। ऑन द अदर हैंड इन पाकिस्तान एन इनस्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वीक एंड थिन पॉलिटिकल मेजॉरिटी अगर आपके पास होती है नेशनल असेंबली में, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो वीक है। आपके चैलेंजेस ये हैं कि हमारे यहाँ पे लीडरान का मसला ये है कि उनके पास जब 2/3 मेजोरिटी नहीं होती या सिंपल मेजोरिटी भी नहीं होती, तो वो सारा टाइम जिसे कहते हैं तलवार उनके ऊपर लटक रही रहती है। नरेंद्र मोदी को इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड्स वो अच्छे से खेल रहे हैं। ये हमें ये चैलेंज जरूर मौजूद है कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड अच्छे से नहीं खेल सकते। हम उधर यूक्रेन से भी डरे हुए हैं, हम रशिया से डरे हुए हैं, हम अमेरिका से डरे हुए हैं। हमें पता है कि भाई एक तरफ इमरान खान साहब को पता है कि मैं इलेक्शन जो अगर हार जाता हूं या मैं इलेक्शन मैंने परफॉर्म नहीं किया डोमेस्टिकली, तो मैं क्या करूं, मैं एंटी वेस्ट स्टेटमेंट देनी शुरू कर दूं। इमरान खान साहब के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे भाई साहब आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स पब्लिक में नहीं दिया करते, आप क्या कर रहे हैं, क्यों हमारी जो 7-8 बिलियन डॉलर की यूरो की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो भी बंद करवानी है। जीएसपी प्लस स्टेटस को वो विड्रॉ करने के लिए तैयार बैठे हैं। यूरोपियन यूनियन के लेजिस्लेटर्स ऑलरेडी पाकिस्तान को सिग्नल दे चुके हैं कि तुसी तैयार हो जाओ, एफएटीएफ एचएससी अगे फंसे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। ये हमारे लिए और मसाइल पैदा कर देते हैं जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर नहीं होती, वीक मेजॉरिटी होती है, थिन मेजॉरिटी होती है, डोमेस्टिकली परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर आके आप जो है वो एक्सेसिव बहुत ज्यादा बोलते हैं। और उधर आप देखें क्योंकि इमरान खान साहब जब आज से 1-2 साल पहले जब गए थे श्रीलंका गए थे, तो मैंने इसको बड़ी सख्त तनकीद की थी। मैं मुख्तलिफ थिंक टैंक से भी बात मैंने की थी और मैंने तनकीद की थी कि इमरान खान साहब श्रीलंका में बैठ के उन्होंने इंडियन ओशन की कोई बात नहीं की, उन्होंने इंडो पैसिफिक की कोई बात नहीं की, उन्होंने क्वाड की कोई बात नहीं की। उन्होंने ये देखे ना, अब ये जो फ्रेमवर्क है इसके अलावा आप छोड़ें, इंडिया जो है वो एक और ओशनोग्राफर्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर काम कर रहा है। बेसिकली ये जो ओशनोग्राफर्स कॉन्फ्रेंस है ये मजीद इंडिया को कहता है कि वो अपने आप की जो एज ए मैरीटाइम पावर एस्टैब्लिश कर रहा है। तो पाकिस्तान भी तो मैरीटाइम पावर है, लेकिन हम माइनस हैं क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है। हम ऐसा इंडिया ना बकरी विड्डी है, जो कि ठीक है हमारा एक वो प्रॉब्लम माजी का वो आज का तो नहीं है और हम उसको मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता कोई बंदा उसको मानने को तैयार नहीं है वे फॉरवर्ड के लिए। रिसेंटली पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन ने कहा था कि जी इंडिया के साथ मामला ठीक करने चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, अगर मामला ठीक हो तो अगले महीने नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान भी आ सकते हैं। लेकिन उनको फिर वो जो गालियां पड़ी, उन्होंने कहा जनाब तू पैसे की खातर की करन लग पाएगा, तू पैसे की खातर गिर जाओगे, तुम कश्मीर पे सौदा कर लोगे,
लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, वो सारी बातें चलती हैं। सो ये हमारे लिए दोस्तों एक जिसे आप कह लें कि ना फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं बहुत ज्यादा। और इंडिया ने किस खूबसूरती से पहले सार्क को डिसफंक्शनल किया, सार की अब कोई वैल्यू नहीं है। रिसेंटली इमरान हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी कि पायन जड़ा सार कहना, अगर इंडिया ने नहीं आना तो बाकियों को आने दे, वर्चुअली इंडिया आ जाए। मतलब इतनी थकी हुई स्टेटमेंट थी फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर, जिसको मैं समझता हूँ कि ना तो दुनिया में पहले रिसीव किया गया, दैट वाज अ वीक फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट। और इंडिया ने इसका मजीद फायदा उठाया कि पायन ए जो मुल्क है ना, इन्होंने जरा खिंचो, इनको और खींचो। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक ऑल्टरनेट दुनिया क्रिएट करनी शुरू कर दी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया बहुत हद तक कामयाब है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह कोलंबो के या मालदीव के जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, इंडिया एज ए बिगर कंट्री जो है वो इन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी आए हुए थे फाइनेंस इंडिया श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर, बट वी कांट गिव देम व्हाट दे नीड, बिकॉज उनको हमारे तो अपने इधर एक एक अरब डॉलर के मसाइल बढ़े रहते हैं। हम तो कुछ मिलियंस डॉलर्स की बात कर सकते हैं जिससे उनको कोई थोड़ा फायदा हो, लेकिन फिर भी श्रीलंका को हमारे वो जो हमारा फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस है वो तो वहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ तो वह चाइनीज इन्फ्लुएंस काम करता है या इंडियन इन्फ्लुएंस काम करता है। और यही बात आपको पता है दोस्तों के इंडिया का और चाइना का इस वक्त कंपटीशन तो अफ्रीका में चला गया। सो इंडिया जो है वो जो क्वाड से पावर ड्रॉ करता है, जो क्वाड से पावर ड्रॉ करता है, उसके जरिए वो अपनी सारी की सारी पावर जो है वो वहां पे भी लेके जाएगा। सो ये जो 4 बेसिक पिलर्स हैं जिसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हमें कॉन्टिन्यूसली काम करना है, वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी। और ये जारी बात है, ये चारों के चारे पिलर जो हैं वो पाकिस्तान के लिए भी कंसर्न है। सार्क से चीजें निकाल लो, सार्क वाले ममालिक कुछ निकाल लो, कुछ अफ्रीका के जैसे सीशेल्स, जैसे मैंने बताया आपको एक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका में, उसको डाल लो। जो है वो एक आधा और मुल्क जो है वो वहाँ पे मॉरिशस को डालो, इंडिया के वहाँ पे अच्छे हैं। पहले मॉरिशस में इंडिया एक मिलिट्री बेस भी जो है वो चुपके चुपके से बना रहा है, किसी को पता ही नहीं चलने दे रहा। उधर सेंट्रल एशिया में मिलिट्री बेस है, उधर अफ्रीका में मिलिट्री बेस जो है, इंडियन ओशन में मिलिट्री बेस बन गई है। तो शोर चाइना के मच रहे हैं कि चाइना जो है वो मिलिट्री बेसिस बना रहा है, जिस जिबूती में बना दी, कल को ग्वादर में बना सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन अंदर खाते इंडिया जो अपना वो असर वसूख स्टैब्लिश कर रहा है, उसको रीड करने की काफी हद तक जरूरत है, क्योंकि इंडिया सार्क ममालिक को निकाल के तो वहां पे करेगा। और दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान जो है उसको एज ए जिसे कहते हैं ना मैरीटाइम नेशन होने के नाते, मैंने बाय द वे एक रिसेंटली एक रिसर्च पेपर भी लिखा है इसी के हवाले से, जिसपे मैंने फ्रेंच इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है उसका मैंने एक तनकीदी जायजा लिया कि जो फ्रांस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसमें मैंने पाकिस्तान का डाला कि हम फ्रांस के साथ किस तरह कर सकते हैं। ये एक पाकिस्तान नेवी का एक जर्नल है द बेकन, उसमें ये रिसेंटली पब्लिश्ड हुआ है रिसर्च आर्टिकल मेरा, और इसको मैंने अपने ट्विटर पे भी डाला था, और अगर आप गूगल करेंगे तो शायद आपको ये आर्टिकल मिल भी जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो टेररिज्म हो, मैरीटाइम रूट्स हो, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, डिजास्टर रिस्पॉन्स है, बेसिकली इनको कैसे डील करना है। और ये जो और साइबर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो इनको ये किस तरह डील करना, और इसमें ये जो 4-6 ममालिक हैं ये किस तरह अब आइंदा, देखिए बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव तो वही सार्क के ममालिक है ना, एक नेपाल भूटान ही है ना पीछे रह गया। सो व्हाट, अफगानिस्तान तो वैसे ही कोई हाल नहीं। सो इंडिया ने अपने आप को नए फ्रेमवर्क्स में उसने डाल लिया है, उन्हें कहा यार छो पाकिस्तान हो, ये सार्क वाला तो खत्म हो गया। सो दिस इज हाउ द डिसफंक्शनल सार्क एंड दे आर क्रिएटिंग न्यू regional blocks, they are creating new institutional platforms। और दूसरा जारी बात है कि यह है कि जो इंडियन ओशन है उसमें चाइना एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर तो है ही है, और एक डिक्लेयर्ड कंपटीशन भी है चाइना का और इंडिया का वहां पे। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने ज्यादा ध्यान ही रशिया नो सलाम करने के चक्कर विच है, हमारा कोई ध्यान नहीं है बाकी ममालिक में, हमें श्रीलंका में क्या करना था या बाकी। लेकिन वो जारी बात है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पता है कि जो कंट्रीज मैटर करते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया है और या अफगानिस्तान है इस खत्ते में। अब वो कोलंबो के साथ क्या नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग करेंगे, वो समझते हैं कि रशिया जो है वो मेन पावर है।
लेकिन देखें इंडिया ने किस खूबसूरती के साथ जो है वो काम किया है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पावर कंसंट्रेशन का नुकसान होने की वजह ये है कि कई दफ़ा हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। मिसाल के तौर पे हम नेवी को वो वैल्यू नहीं देते। हम समझते हैं कि जो नेवी है वो काम नहीं कर सकती, हालांकि नेवी जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में है और नेवी हमें दुनिया में बड़ी ओपनिंग दे सकती है अगर हम प्रॉपर ध्यान दें, हम प्रॉपर सोचें, हम प्रॉपर देखें कि पाए ना नेवी की कर सकती है। सो ये जो सार का डिसफंक्शनल होना, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का ऑपरेशनल होना, फिर उसके बाद नए ममालिक को बीच में डालना, इंडिया का साउथ एशियन प्लस अफ्रीकन ममालिक को या इंडियन ओशन ममालिक को इसका हिस्सा बनाना, और एक प्रॉपर एक सिक्योरिटी का एक्टिवेट सिक्योरिटी एक्टिविज्म जो है वो लेके आना। और जिस तरह राजनाथ सिंह साहब जो है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो अपने बाकी खिते के ममालिक के साथ भी काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव हो रहे हैं, और साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर साहब भी बड़े एक्टिव हैं इंडिया के। और हमारी जो अप्रोच है वो डोमेस्टिक है, अफगानिस्तान के ऊपर है, कश्मीर के ऊपर है। अमेरिका हमारे लिफ्ट नहीं करा रहा, हमें अमेरिका ने लिफ्ट नहीं कराया तो चीन और रशिया के पास चले जाए, असी उत्थे फंसे हैं। और लुक एट वेयर इंडिया इज फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, charting new course of action, making new security alliances, and rubbishing and putting aside the old things, और हम वो OIC का इजलास बुला लेंगे। सो आप देख लें कि पिछले अगर 20 साल में या 10 साल में आप देखें कि कितने मल्टीलैटरल फोरम्स में पाकिस्तान गया है और कितने जो है वो बायलैटरल फोरम्स में हमारी जो है वो सुनी गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम मल्टीलैटरल फोरम्स में कहीं नहीं है, हम मल्टीलैटरलिज्म से जो है वो बायलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो शिफ्ट है इसको गेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उसको रीड नहीं कर पा रहे कि ये किस तरह चीज़। हम वो बायलैटरलिज्म पे फोकस कर रहे हैं, जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं और सानू एडा मुंह नहीं लांदे हुए। सो लेट्स सी कि क्या होता है। और लेकिन फॉर अ मोमेंट आई थॉट दिस आई शुड शेयर विद यू पीपल कि ये कितना इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है जिसमें पाकिस्तान बाहर है, इंडिया जो है वो नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। और जो मैंने आपको बताया रिसेंटली कि ये क्वाड के रेफरेंस से हो, इंडिया को वो जो कॉन्फिडेंस मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको शायद समझ नहीं पा रहे, लेकिन जो क्वाड का जो कॉन्फिडेंस है, और इंडिया जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में ट्रेडिशनल सिक्योरिटी तो है ही है, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को भी साथ लेके चल रहा है। और ये जो ममालिक हैं जिनके साथ ये नए जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इसमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज की बात हो रही है। और आपको पता है कि जब आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज की बात करते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिस्पांस की आप बात कर रहे होते हैं, तो दिस इज समथिंग मेरा ख्याल है इसको टेंशन पे करने की जरूरत है। हमें वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म से निकल लेके आगे की तरफ जाने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें एट होम मामला ठीक करने पड़ेंगे। हमें टीटीपी को मारना पड़ेगा, हमें अफगान तालिबान को टफ टाइम देना पड़ेगा, दाइश अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है वो सर उठा रही है, उसको दबाना पड़ेगा, बलोच मिलिटेंट्स जो सर उठा रहे हैं उनको दोबारा दबाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो करनी पड़ेगी। इंटरनली वहां पे आप वो हों, और एक्सटर्नली आप नेवी को अगर मैरीटाइम पावर के तौर पे हमें अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, नेवी को नई स्पेस देनी पड़ेगी इफ वी रियली वांट कि हमारी लिए चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। और मैंने जो बड़ा एनालिसिस किया है उसमें अब मुझे जो तकलीफ है वो यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनका ध्यान कहीं और है, हमारी नीड्स कोई और हैं। और इंडिया आप देखें किस तरह पाकिस्तान को बाईपास करके नए इंस्टीट्यूशनल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहा है। तो साढ़े को कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, स्वाय OIC परत OIC